दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अपना टॉपिक चल रहा था, उस सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने कई पॉइंटों पर डिस्कस किए और अभी तक जो अपन डिस्कस कर रहे थे वो थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड थे। अब जो टॉपिक होगा वो टॉपिक अब आपका मेन से रिलेटेड होगा, यानी अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्टअप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब जैसे क्या होगा, जैसे अभी तक आपने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं देखी, अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखे। अब अपन सिंधु घाटी सभ्यता में ये देखते हैं कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का प्रशासन कैसा था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ का सोशल कैसा था। ठीक है, वहाँ के रिलीजन्स कैसे थे। अब इन सब पॉइंट में अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन, या इसी को बोला जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था, है ना। तो देखते हैं कि किस तरह से। अच्छा, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन की बात प्रशासन पर डिस्कस करते हैं तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, या इसी को बोला जाता है राजनीतिक व्यवस्था। एक चीज मैंने आपको पहले ये वीडियो में बता चुका हूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रशासन था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन था वो कैसा था, वो केंद्रीकृत था। कैसा था? केंद्रीकृत था, यानी सेंट्रलाइज था। अब ये बात आपके माइंड में आ रही होगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन था वो केंद्रीकृत था, है ना। ये आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा। एक्चुअली इसको केंद्रीकृत कहने का मतलब ये था मेरा कि इतिहासकारों ने जो अपने मत दिए उनमें ये बोला गया कि यहाँ का जो फैलाव था, ये जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में आपको समानता और एक रूपता देखने को मिली। यानी जो घर बने हुए थे, जो मकान बने हुए थे, उनमें आपको समानता दिखाई पड़ी, उनमें आपको सिमिलरिटीज दिखाई पड़ी। तो ये बोला गया कि अगर इतने बड़े क्षेत्रफल में, अगर इतने बड़े एरिया में ऐसी एक रूपता दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रशासन था वो किसी एक जगह से कंट्रोल हो रहा था, एक जगह से रेगुलेट हो रहा था। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो इतने बड़े क्षेत्रफल में हर प्रांत में अलग अलग टाइप की व्यवस्थाएं होती। ठीक है, और अलग अलग जब व्यवस्थाएं होती तो अवशेषों में कुछ अलग अलग चीजें मिलती। पर ऐसा नहीं हुआ, इतिहासकारों को ऐसा समझ नहीं पड़ा, ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। तो जब ऐसी बातें उनको समझ नहीं आई तो उन्होंने इस बात को कहा कि यहाँ पर कोई न कोई केंद्रीकृत व्यवस्था थी। इसीलिए मैंने आपको बताया था वीडियो में कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो राजधानियां बोली जाती थी। स्टुअर्ट पिगट जो इतिहासकार थे उन्होंने इनको बोला था ये दोनों क्या है, ये राजधानियां। और यहीं से पूरा का पूरा प्रशासन कंट्रोल हो रहा था। ये इतिहासकारों ने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इस व्यवस्था को लेकर बहुत से इतिहासकारों में फिर भी मतभेद है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन था वो पुरोहित वर्ग के हाथ में था। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो रेगुलेट कर रहा था, वो व्यापारी वर्ग के पास था, है ना, वणिक वर्ग के पास था। और कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इसका जो कंट्रोल था वो मध्यम वर्गीय लोगों के पास था। तो इस तरह से इस सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन को लेकर
इतिहासकारों में अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग उनके मत है। लेकिन हमको जो बात इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रशासन था वो कैसा था, केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज था। ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी इतिहास है तो इतिहासकारों में मतभेद तो होना जरूरी ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी क्या देखा, प्रशासन को देखा, इनकी राजनीतिक व्यवस्था को देखी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इतिहासकारों ने बोला था कि यहाँ पर प्रजातंत्र है, यहाँ पर डेमोक्रेसी वर्क कर रही है। क्यों? क्योंकि राजतंत्र या किसी राजा से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी ऐसे अवशेष आपको देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, तो ये प्रशासन आपको आपके सामने समझाया गया। ठीक है, अब इसी व्यवस्था में, ये तो आपकी राजनीतिक व्यवस्था हो गई। अब हम आगे डिस्कस करेंगे सामाजिक व्यवस्था, इनकी सोशल लाइफ कैसी थी। ठीक है, तो देखिए इनकी सामाजिक व्यवस्था। देखिए सामाजिक व्यवस्था में जो इनकी जो लाइफ थी वो आज की लाइफ से बहुत डिफरेंट थी। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था पहले कैसी रही होगी जो आज के परिवेश से बेहतर थी, इसीलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसकी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक जीवन देखिए इसके सामाजिक जीवन को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। मेंस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था में हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ का समाज कैसा था। क्या देखते हैं, यहाँ का समाज कैसा था। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी, है ना। क्यों ये सब क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये था कि जो समाज था वो कैसा था, मात्र शब्दात्मक समाज था, है ना, मैट्रिमोनियल सोसाइटी थी। इसलिए हम ये देखते हैं यहाँ पर स्त्रियों की दशा क्या थी। फिर हम ये देखते हैं कि इनका खान पान कैसा था, इनका खान पान कैसा था। फिर हम देखते हैं इनका पहनावा कैसा था। ठीक है, और फिर इनका देखते हैं इनका मनोरंजन। इन इन बिंदुओं पर, इन पॉइंट पर हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जब हम समाज की बात कर रहे हैं, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में बात करते हैं, तो इनके समाज को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। 3 वर्गों में। ठीक है, 3 वर्गों में क्यों विभाजित किया गया? क्योंकि आपको सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था, ऐसा बोला जाता है कि समता मूलक समाज था, लेकिन उस समाज में कहीं न कहीं हमको आर्थिक विषमता देखने को मिली, यानी इकोनॉमिक अनइक्वालिटी थी। वो क्यों थी? इसलिए थी कि जब हम पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि पश्चिमी भाग दुर्ग और गढ़ी थे, जो उसका पूर्वी भाग था जिसको हम लोग निचला क्षेत्र बोलते हैं, उसमें सामान्य लोग रहा करते थे। तो इस विषमता को लेकर कहीं न कहीं इतिहासकारों के मन में ये बात आई कि यहाँ पर कई वर्ग के लोग रहते होंगे, इसीलिए यहाँ पर इसको 3 भागों में बांट दिया गया। अब देखिए कौन कौन से हैं। जैसे एक हो गया विशिष्ट वर्ग, दूसरा हो गया मध्यम वर्ग, और तीसरा हो गया मजदूर वर्ग। इस तरह से इतिहासकारों ने अवशेषों के माध्यम से इसको बांटने का प्रयास किया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम किसको कह सकते हैं कि कौन विशिष्ट वर्ग होगा, कौन मध्यम वर्ग होगा, कौन मजदूर वर्ग होगा।
ठीक है। तो विशिष्ट वर्ग में कौन कौन है? ऐसे आपने देखा होगा कि जो पुरोहित थे इनको विशिष्ट वर्ग माना गया। कुछ बुकों में आपको इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है और एक वर्ग दे दिया गया है शासक वर्ग। तो मैं यहीं पर बता रहा हूं कि जो विशिष्ट वर्ग होगा या तो पुरोहित होगा या फिर शासक वर्ग होगा, या तो शासक रहे होंगे। ठीक है। जब हम मध्यम वर्ग में जाते हैं तो मध्यम वर्ग में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, जैसे किसान हो गया, ठीक है, शिक्षित वर्ग हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, ठीक है, इंजीनियर हो गया। ये सब किस में आ रहे हैं? ये सब आ रहे हैं मध्यम वर्ग में। ठीक है। अब जब हम मजदूर वर्ग में जाते हैं, तो मजदूर वर्ग की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको दासों के बारे में बात मिलेगी। चलिए, ये दासों की कहानी कुछ अलग है, मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी यहाँ पर लेंगे कौन है? दास लोग। ठीक है। तो ये हो गया समाज का विभाजन। अब यहीं पर ये जो समाज था आपका, ये जो समाज था ये 4 वर्णों में भी विभाजित था। ये जो समाज था वो कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, देखेंगे 4 वर्ण कौन कौन से भाई? देखिए 4 वर्णों में एक हो गया विद्वान, एक हो गया विद्वान, दूसरा हो गया योद्धा, तीसरा हो गया आपका व्यापारी, और चौथा हो गया आपका श्रमिक, लेबर वर्ग इसको बोलते हैं। ठीक है। इस तरह से 4 वर्ण भी आपको इस सभ्यता में देखने को मिले। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक्चुअली जब हम वर्ण की बात करते हैं तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था जाति मूलक न होकर कैसी थी? कर्म मूलक थी। यानी ये जो व्यवस्था थी ये आपके योग्यता और टैलेंट बेस्ड थी, न कि आपके कास्ट पर डिपेंड करता था। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे तो वहां पर यही जो आपका कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था रहेगी, ये कैसी हो जाएगी? जाति मूलक हो जाएगी। यानी यहाँ पर आपके टैलेंट को बेस नहीं माना जाएगा, उस पर फोकस नहीं किया जाएगा। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर आप पुरोहित हैं तो आपका बालक पुरोहित होगा, अगर आप श्रमिक हैं तो आपका बालक श्रमिक होगा, बट ये आपको वैदिक में पढ़ने को मिलेगा। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अभी का जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म मूलक है, यानी आपके टैलेंट पर आधारित है, आपके टैलेंट पर बेस्ड। ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसी समाज में जो इनका समाज था ये बहुप्रजाति समाज था। कैसा था? बहुप्रजाति। एक्चुअली ये बहुप्रजाति का वीडियो में आपको सॉरी पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि बहुप्रजाति का मतलब क्या हुआ। बहुप्रजाति का मतलब क्या हुआ? देखिए बहुप्रजाति का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो में आपने देखा होगा कि कंकाल मिले थे, है ना, नर कंकाल मिले थे, और उस नर कंकालों में आपको 4 टाइप के कंकाल मिले थे। जैसे जैसे आपका हो गया, पहले आपको प्रोटोस्टेलाइड मिले थे, ठीक है, इसके बाद आपको भूमध्य सागरी मिले थे, ठीक है, इसके बाद आपको अल्पाइन मिले थे, इसके बाद आपको मंगोलाइड मिले थे। ठीक है, ये सब आपको मिले थे, इसलिए ये समाज कैसा होगा? बहुप्रजाति समाज हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब इसी समाज पर जब हम स्त्रियों की बात करते हैं कि
स्त्रियों की दशा क्या रही होगी। तो ऐसा बोला जाता है कि जो स्त्रियों की दशा थी, जो स्त्रियों की दशा थी वो कैसी थी, अच्छी थी। ठीक है, अच्छा रहने का मतलब क्या, अच्छा रहने का मतलब क्या कि यहाँ का जो समाज था वो ऐसा बोला जाता है कि कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है, मात्र सत्तात्मक का मतलब क्या हुआ, मात्र सत्तात्मक का मतलब ये हुआ कि यहाँ के समाज में जो महिलाओं से संबंधित साक्ष्य बहुत ज़्यादा मिले थे, चाहे वो वृंड मूर्तियाँ हों, चाहे मिट्टी की मूर्तियाँ हों, कुछ मोहरों में अंकन था। ठीक है, तो इस तरह से ये बोला जाता है कि ये जो समाज था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है, और यहाँ पर मात्र देवी की पूजा भी होती थी, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो जो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, इसमें जो स्त्रियां होती थी इनको देवी का रूप माना जाता था, इनको ये माना जाता था क्या ये जननी है, इसीलिए इस समाज में महिलाओं का सम्मान था। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक चीज और आपको मिलेगी कि समाज तो था मात्र सत्तात्मक, लेकिन यहीं पर कुछ इतिहासकारों के द्वारा दास प्रथा को बताया जाता है। ये पूरी तरह अभी भी क्लियर नहीं है कि यहाँ पर दास प्रथा था, सॉरी दास प्रथा थी या नहीं थी, बट इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यहाँ पर दास प्रथा के बारे में कहना गलत है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर श्रमिक वर्ग था तो श्रमिक वर्ग का मतलब होता है कि वो दास के ही काम में आया होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, तो दास प्रथा को लेकर अभी भी इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। ठीक है, चलिए इसके बाद इनके समाज अब हम इनका खान पान देखते हैं। खान पान कैसा था, क्या खाते थे। देखिए खान पान में ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यानी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। ठीक है, तो शाकाहारी में ये क्या खाते थे, ऐसे गेहूं, ठीक है, गेहूं के बाद जौ, क्यों, क्योंकि ये दोनों मेन फसल भी थी। ठीक है, इसके बाद फल, सब्जी, दूध, ये कहाँ खाते थे, शाकाहारी जो लोग होते थे। ठीक है, मांसाहारी में देखेंगे, मांसाहारी में जैसे आपका मछली, भेड़ और बकरी, इनके ये मांसाहारी थे। ठीक है, अब इनका जो पहनावा था, जो हम पहनावा में डिस्कस करेंगे, तो पहनावे में चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष, जब हम पहनावे में डिस्कस करेंगे तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, स्त्री हो या पुरुष, दोनों दोनों आभूषणों के शौकीन थे, आभूषणों के शौकीन। ठीक है, ये आप जानते हैं कि आपको सिंधु घाटी के सब में जब आपको स्थल पढ़ाए गए थे तो आपको वहां से प्रसाधन की चीजें बहुत मिली थी, से लिपस्टिक मिली थी, चूड़ियाँ मिली थी, है ना, कंघी मिली थी। तो ये सब चीजें बताती हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, शौकीन थे। ठीक, अब जो मनोरंजन की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये मनोरंजन के लिए भी क्या करते थे, तो क्या करते थे, जैसे ये संगीत प्रेमी थे। ठीक है, इसके बाद ये पासा खेलते थे। ठीक है, शिकार करते थे। ठीक है, नृत्य करते थे, नृत्य प्रेमी थे। इस तरह से इनके पास मनोरंजन के अनेक साधन। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन या सामाजिक व्यवस्था को देखा, और अगला टॉपिक होगा अर्थव्यवस्था
जो अगले वीडियो में।